अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और अहमद रशीद भट्टी साहब और एहसन ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज मौजूद यह है कि क्या पाकिस्तानी सियासत जो है ईद के बाद एक नई दोबारा यानी इंतकामी कार्रवाइयों में तब्दील होती नज़र आ रही है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत अपने तौर पर मुखालफिन का जीना दूबर कर रही है और अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात में मुसलसल इनकारी है। आज भी PTI की तरफ से रऊफ़ हसन साहब जो उनके स्पोक्स उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। अचकज़ई साहब जो हुकूमत मुखालफ तहरीक के सरबराह हैं वो अगर बात करना चाहते हैं तो कर लें। इन हालात में कैसे मुल्क सुधरेगा? मुल्क है मुआशी तौर पर किस सतह पर नीचे आ चुका है, और आज ही की खबर है मुबैना तौर पर कि F-16 तक हम आ चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम बेचेंगे, ये आज की खबर है। और आउटसोर्स हम कर रहे हैं एयरपोर्टों को, स्टील मिल ख़रीदने को कोई तैयार नहीं है, फिर भी मुइशत संभल नहीं रही। और यह है कि दूसरा मौजू होगा कि हुकूमत की पेट्रोल की कीमतों में यक्के बाद दीगरे कमी करने के बावजूद आवाम को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँच रहा और किरायों में कमी क्यों नहीं आ रही, क्या ये बैड गवर्नेंस है। और तीसरा मौजू हमारा होगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि एजेंसियों की मुदाखलत को ख़त्म करके रहेंगे, और इस पर सैको सबाब को आपको पता है कि क्या हो रहा है। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनका क्या एजेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला इस वक्त फ्रंट सीट के ऊपर वज़ीर को भी पीछे छोड़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से बात करनी हो, पोप से बात करनी हो, ऐवान सदर उनकी आमद का इस तरीके से TV पर टिकर चलते हैं कि ऐवान सदर में मोहसिन नकवी की आमद, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से उन्होंने कितनी ड्यूटियां संभाली हुई हैं कि क्रिकेट बोर्ड भी है, वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, और डिफेक्टो शायद वज़ीर आज़म भी हैं। तो सबसे पहले हम राना अरशद साहब से बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना साहब आपकी हुकूमत है, क्योंकि जो मुज़ाकरात की जो करने वाली टीमें हैं वो अलहदा हैं, और मोहसिन नकवी साहब अपने आप को दिन ब दिन प्रोमिनेंट यानी शो कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत में लगता ये है कि जिस तरह गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि चाहें तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, इस तरह हुकूमतें चलती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत चल रही है। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के तवक्कुआत के मुताबिक चल रही है, आगे की तरफ जा रहे हैं। आप देखें विदिन 100 डेज हमारी प्रोग्रेस नजर आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शबाशी साहब जो हैं वो मियाँ नवाशी साहब से हर मामले में याद भी देते हैं और अमल भी करते हैं कि आप देखें। मैं मुबारकबाद साहब को पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह हज की रसूमात को अदा कर लिया है। तकरीबन 1,60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज पे गए हैं। गर्मी की इस शिद्दत में अल्लाह तबारक व तआला सबका हज कबूल फरमाए, पूरी मुसलमान उम्मा पर अल्लाह तआला फरमाए। और ये पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम के नाम पे बना, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पेश मसाइल अपनी सामने हाथ फरमाए। चाहता हूँ होती है, मुद्रा की ड्यूटी होती है, और वज़ीर दाखिला की भी ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर में ही उनको डिप्यूट करना होता है कि उन्होंने फ्लाशर्स के पास जाना है। बैरूनी वो भी शेड्यूल होते हैं और तय किए जाते हैं, उनकी भी प्राइम मिनिस्टर ने परमिशन देनी होती है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाता है, दूसरे तो ये प्राइम मिनिस्टर की टीम है। राना साहब आप गाड़ी में हैं, ज़रा रुक जाएं, जहाँ सिग्नल बेहतर है वहाँ ज़रा बात वाज़ेह आ जाएगी आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल अपने दफ्तर में हूँ। मैं आपसे बात यही अर्ज कर रहा हूँ। अब आवाज़ ठीक है जी। मैं यही कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए महंगाई को अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कंट्रोल किया, ये दिन रात की मेहनत है। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि आवाम को रिलीफ देना है, और रिलीफ जबानी कलामी होता नहीं है, रिलीफ अमल करने से ही मिलता है। 2.5 लाख की आपने बात की, हम गवर्नमेंट में हैं, हमारी कोशिश है 2.5 लाख होने चाहिए।
और लेकिन कासम के पापा का वसीरा है कि वो कभी तो किसी का रेफरेंडम में चीफ पोल में जट लग जाता है, कभी फिर 2014 में आकर वो लंदन प्लान करता है, और फिर वो मौलाना साहब और परवेज लाई साहब और फिर वो एक अदारे के सीनियर अफसर के साथ बैठकर डायलॉग करते हैं। उनको आदत पड़ गई है। जब उनको ये 4.25 साल का अरसा मिला, उस वक्त भी कोरम वही किसी और से पूरा करवाया करते नहीं देखो राणा साहब, ये है कि सबको पता है कि मुल्क की इस वक्त सिचुएशन क्या है और बेरोज़गारी का क्या हाल है। बहरहाल आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बजट के ऊपर अभी तो टेबल हुआ है, अभी तो वो पास हुआ नहीं, लेकिन बजट टेबल होने के साथ ही आप देखें कि सीमेंट जो है 1180 से 1250 हो गया, सरिया 230 से 248 हो गया, और रेत डंपर यार 22,000 से 35,000 रुपये हो गया। कीमतें तो बढ़ रही हैं, तो आप कहते हैं। मैं करता हूँ आपकी बात बजाय कीमतें डाउन हमने की थी, और अगर कोई इशू है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है 10.25 साढ़े 10 रुपए पर यूनिट बिजली जो है वो हम बिल्कुल जो इंडस्ट्री है, जो ताजर हैं या हम जो मिल्स हैं उनको हम उसमें कमी कर दी है। ऑर्डर जारी हो चुके हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कीमतें रिड्यूस की हैं, जैसे पेट्रोल की कीमतें अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके वोटर जो हैं उसमें इंडस्ट्रियल्स कितने को हैं? यानी आप जो वोट आप लेते हैं उसमें तो आम आदमी है जिसकी बिजली के रेट कम नहीं हुए, इंडस्ट्रियल्स तो 2-4% होंगे, कितने को होंगे? नहीं, मैं करना चाहता हूं कि लेकिन जो इंडस्ट्री चलेगी तो हर इंडस्ट्री में 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 लोग जो लेबर होती है वो हमारे हलकों से होती है। अब मेरा हल्का जो शाहकोट वारबैल्टन है, वहाँ दाएं बाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ हजारों में नहीं लाखों में लोग मजदूर हैं। इंडस्ट्री बजट पर तो हमने बड़ा कंप्रिहेंसिव आपसे प्रोग्राम करना, लेकिन पता है 18,000 जो बिलियन का बजट है वो पिछले साल भी 18,000 बिलियन का था, और 12,760 रुपये बिलियन आपकी आमदनी है। कहाँ से पैसे लाने हैं? पैसे तो है नहीं। अर्ज मैं करता हूँ कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल 3 मराहिल में अल्हम्दुलिल्लाह 35 रुपए के करीब हमने सस्ता किया है। 15 रुपए एक दफा हुआ है, 4, 4.5 एक दफा, 10 रुपए 20 पैसे आप हुए हैं। अच्छा राणा साहब, आपकी मेहरबानी है, आप ठीक कह रहे हैं। आप कारकर्दगी को बयान करना जरूरी है, क्योंकि आप इस वक्त DCC की कमेटी के मेंबर भी हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन बात यह है कि मानेंगे तो तब जब 119 रुपये 119 यानी डॉलर फी बैरल के हिसाब से 149 रुपये लीटर तेल था, फिर आज 72 यानी डॉलर का बैरल है, और आपने जो 10 रुपये 15 रुपये कम करते हैं, 100 रुपये बनता है आपके ख्याल के मुताबिक? नहीं, आप ठीक कहते हैं। मेरी तो कोशिश है कि ये जो 2017-18 में 72 रुपए का लीटर था, मैं चाहता वही रेट आ जाए। हाँ। जो मेरे लीडर नवाज शरीफ ने रेट किया था, और मैं तो वही, मैं केवल कारकुन हूँ, मैं समझता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये महंगाई जो है इसको कम होना चाहिए, मजीद कम होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। चलो अहमद रशीद भट्टी की बात सुन लेना। अहमद सलाम अलैकुम। अहमद साहब सलाम अलैकुम। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो आम तौर पर आपके लोग कहते हैं जी कि ईद के बाद बहुत बड़ा फिर दोबारा एक पकड़ दकड़ शुरू होने वाली है, और मुकदमे जो हैं वो दोबारा यानी बनाए जा रहे हैं, और लोगों की उसी तरह आप लोगों का जीना जो तंग किया हुआ है। राणा साहब साथ हैं इस वक्त, बताइए कि कोई रिकन्सिलिएशन की तरफ से आप की पार्टी में कमी है, या हुकूमत ही मुज़ाकरा नहीं करना चाहती, या इनसे मुज़ाकरा करने का फ़ायदा कोई नहीं कि आप कहते हैं कि ये तो इनके तो पल्ले कोई शय नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि ईद से बाद वाली जो बात आपने की वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शायद आपके इल्म में नहीं आई ये बात। अभी कल हमारी जमात की तरफ से हमें कॉल दी गई थी तमाम MPs को अपने अपने हलकों में एहतजाज करने की। 1 दर्जन से जायद हमारे MPs और उनके वर्कर्स के ऊपर पर्चे दे दिए गए हैं पूरे पंजाब में कल। उससे पहले पिछले इतवार वाले दिन एक किसान कन्वेंशन करवाया। हमारे एक MP हैं जिला हाफिजाबाद से, जमीरुल हसन भट्टी साहब, उन्होंने अपने घर पे अपनी 4 दीवारी के अंदर उस कन्वेंशन के बाद उनका घर, उनका डेरा तोड़ दिया गया, उन पे 2 पर्चे दे दिए गए,
उनके वर्कर्स पे पर्चे दे दिए गए, उनके 8-10 वर्कर्स को उठा के गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद भी किया गया। और वहां से वापस जब हमारे MPs आ रहे थे तो पुलिस ने एक नाके पे रोक के हमारे 4-5 MPs जो एक गाड़ी में सवार थे उन सारों के साथ भी बदतमीजी की। तो ये तो हमारे साथ पिछले एक हफ्ते में हुआ है सब कुछ। अब आते आगे जो आप बात कर रहे हैं ईद के बाद, तो हमारे साथ तो सर ये पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है और पता नहीं कब तक होता रहना है, क्योंकि इस मुल्क में कानून नाम की चीज तो है कोई नहीं। जिन्होंने इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। इस मुल्क में जजेस जो हैं वो बेचारे बिलक रहे हैं इंसाफ के लिए, वो दर दर ठोकरें फिर रहे हैं। चीफ जस्टिस उनकी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि मुझे तो कोई ऐसा मसला नजर नहीं आता, अदलिया आज़ाद है, आज़ादाना तौर पे फैसले हो रहे हैं। और साथ ही प्रोसीडिंग जब होती हैं तो वहाँ तो वो कहते हैं। लेकिन अहमद ये साथ ही राना अरशद साहब बैठे हुए हैं, राना अरशद साहब पता मुझे पता है कि इनके जायवी वर्कर हैं आपकी तरह, बहुत हैवी वर्कर हैं, आप भी वर्कर हैं, लेकिन इनके साथ PTI दौर में मुझे पता है हमारे प्रोग्राम में ये आते थे कि यहाँ प्लाट लेते थे वहाँ कब्जा हो जाता था। मैं तो इनकी हालत देखता था, इनके साथ भी होता रहा। तो इस तरह फिर अब ये कर रहे हैं, ये बात तो ये भी नहीं आती, तो आइंदा फिर को वारी देनी पड़ जाएगी। तो ये मुझे पता है राना अरशद साहब के साथ क्या होता रहा, ये बिल्कुल मुझे पता है। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये आज से नहीं, ना ये हमारे साथ पहली दफा हो रहा है, ना ये नून लीग के हमारे जो साथियों के साथ पहली दफा हुआ था। ये 76 साल तारीख है इस मुल्क की। सियासतदान हमेशा इस चक्की में पीछे हैं, उन्होंने ना करदा गुनाह नहीं। तो फिर आप लोग जो है अपनी क्यादत को क्यों नहीं कहते? वो कहते हमने बात ही नहीं करनी। बराए मेहरबानी मेरी बात जरा सुन लीजिएगा। बदबख्ती ये है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं और जो दूसरी गैर सियासी कुव्वतें हैं वो हमारी आपसी झगड़े का फायदा उठाते हुए हमें लड़ाई रखते हैं और हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद जिसको चाहे निकाल दिया, जिसको चाहे ले आए। ये कोई तरीकाकार जमहूरी मुल्क वाला, जमहूरी इक़्तिदार वाला नहीं है। जमहूरियत ऐसी नहीं चलती। नहीं फिर आप अपने आमिर साहब अपनी लीडरशिप को क्यों नहीं कहते कि वो आज भी रऊफ हसन ने कहा है कि हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, जैसे तैसे बात तो करेंगे, रिजर्वेशन अदालतों में मौजूद हैं। सर बात हम करें इससे मुझे ये तो बताए ना, जो हमारे पर पुछे दे रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ हमें देखें कानून और आइन इजाजत देता है एहतजाज करने की, वर्कर कन्वेंशन करने की, जलसे जुलूस निकालने की। तो ये कैसे में रोक सकते हैं? कौन सा कानून इनको इजाजत देता है हमारे ऊपर इस तरह से नाजायज घोटे पर्चे देने का? जी रुके, मैं राना अरशद साहब का वाकफ ले लूं। हम पीसफुल रैली निकालते हैं, हमारे वर्कर्स को उठा सकते हैं। राना अरशद साहब आप सुन रहे हैं कि वजह यह आप भी इसमें भुगते हुए हैं, लेकिन अभी वजह चलो जिसकी तरफ इशारा सारी सियासी पार्टियां डरते हुए भी नहीं करती हैं, और पता सबको है कि कौन डोरी हिलाता रहता है, कौन आप लोगों को लड़वाता है और कौन ताकतवर है। लेकिन आप एक आग को ठंडा नहीं होने देते कि आप पंजाब में किसी जगह, पंजाब को गैर इलाका बन गया कि किसी सूबे में आप जहां मर्जी वर्कर कन्वेंशन करें, जलसे करें, आप करें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आप पर फूल फेंके जाएं, आपकी 100 गाड़ी चलती जाए, कोई रोकता नहीं। और PTI जिस तरह पाकिस्तान की कोई जमात ही नहीं है, 10 बंदे इकट्ठे घर में हो जाएं तो पुलिस चढ़ दौड़ती है। इस पर क्या कहेंगे आप? इकबाल शाह साहब, लाहौर की तारीख गवाह है, जब गालिबन 11 अगस्त 2021 को मरियम नवाज को नैब ऑफिस में कॉल किया गया, एक लेटर इशू होता है ठोकर न्याज बेग में, हम लोग वर्कर वहां जाते। हाँ जी, और कर्नल मुबशर हमारे लॉर्ड मेयर थे, उनकी टांग टूट गई। मैं और राना सनाउल्ला हम सब वहां पर जख्मी हुए और नैब ने बुलाया था। हम कुछ सैर करने नहीं गए थे, हमें कुछ शौक नहीं था, और वहां बुलाने के बावजूद मरियम नवाज को अंदर एंट्री की इजाजत ना दी गई और हमारे 158 लोगों पर पर्चा दर्ज हुआ। 25 दिन पर अल्लाह जन्नत नसीब करे शेख उमर सीसीपी लाहौर को, उसने हमारे ऊपर 780 लगा दी। हमारी गाड़ियों को भी दहशतगर्दी के जरिए बंद कर दिया गया। अहमद भट्टी साहब मेरे भाई हैं, अजीज हैं, हमारा इनसे बड़ा पुराना तल्लुक है, इनके अंकल से, वालिद साहब से। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए।
कारकुन पीटीआई का हो, नून का हो, पीओ पार्टी का हो, काफ लीग का, उनके बेसिक बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपोजिशन जलसे करें। लेकिन ये रवायात हमने नहीं डाली, ये माजरत से खान साहब ने इन चीजों का आगाज किया था। और जो 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम बताकर जैसा रिजल्ट मिला था, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी पिछली, आप सब ने देखा कि नवाज शरीफ तो 2016-17 में आगे की तरफ जा रहे थे। किस तरह बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया गया। ये अच्छी रवायात थी ना, ये कल अच्छी थी ना ये आज अच्छी है। मैं समझता हूँ नहीं, चलो इस रिवायत को, मेरी बात सुने राना अर्शद साहब, अब तो आप तो बंद करने की कोशिश करें ना, फिर बारी तो फिर देनी पड़ेगी। फायदा क्या हुआ कि अगली जो टर्नओवर होएगा वो आप इसी तरह की बातें करेंगे, फिर ये इसी तरह की बातें करेंगे। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने अर्ज किया बिल्कुल मुकदमात नहीं बढ़ने चाहिए। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ कि जैसे मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ ये बात की थी कि अपोजिशन वाले भी हमारे भाई हैं, हम उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और अहमद साहब को पता है कि मलक अहमद जो हमारे स्पीकर हैं वो अपोजिशन को ज्यादा अकोमोडेट करते हैं और होना भी चाहिए। और जो अगली बात है, मैं समझता हूं कि जो 2.5 लाख की बात आई है, महमूद खान जई साहब जो मुकर्रर किए गए, अच्छी बात है। ये बात आगे बढ़नी चाहिए। पिछली चीजों को हमें आगे कैसे बढ़ेगी? आगे मेरी बात है, मुल्क में इस वक्त तकरीबन जो मैंने गिने हैं वो 25-26 लोग हैं जो इस मुल्क में अमन कायम नहीं होने देंगे, ना उनके होते होगा। वो है इंट्रीगर्स। मसलन आप देखें कि अब मैं नाम क्या लूँ, आपको पता है कि उनका तो काम दान बना हुआ है, रोजी रोटी ये है कि लड़ाते रहे आप पार्टियों को, और वो कभी किसी यूनियन काउंसिल से मुंतखब नहीं हो सकते। कोई वजीर फलाना बना हुआ है, कुछ बना हुआ है। आज हाई कोर्ट में फिर पैसे बांटे गए बार एसोसिएशनों को। और फिर ये है कि कोई कराची से 2-3 है जो टीवी पर आते हैं, किसी जगह आते हैं, उनकी फाइलिंग है कोई नहीं, वो हुक्मरानों के आंख के तारा हैं। इकबाल शाह साहब, आप जैसे लोग आगे क्यों नहीं आते, मुझे बताइए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर वुकला या वुकला के जो नुमाइंदे हैं या मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर ला या सूबाई मिनिस्टर ला जो चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं और फंड की बात करते हैं बार एसोसिएशन की, तो ये बार एसोसिएशन जो ये इनका मैंडेट होता है। वो गवर्नमेंट पहले हम फंड भी देते रहे हैं, पीटी की गवर्नमेंट ने भी फंडों की एलोकेशन की थी, आज हमने भी करनी है। ये बार एसोसिएशन जो है ये लीगल अदारे होते हैं, इनके इंटरनल थ्रू इलेक्शन आते हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम अदारों को हमने प्रोमोट करना है, जुडिशरी ने अपना रोल प्ले करना है। अब जो फैसले होते हैं फैसले होते हुए नजर आने चाहिए। जो मादर से राना साहब ईद जो है, आपने कहा ये हज है, ठीक है, मुबारक हो, लेकिन वो सारे मुसलमान वहाँ गया कि अल्लाह के हुजूर पेश हुए हैं। अल्लाह के नबी की जो बातें हैं वो तो हम मानते नहीं हैं। ईद पर आपको रिकन्सिलेशन के तौर पर तमाम वर्कर के मतलब को सॉफ्ट कार्नर करके इसका आग को ठंडा करके आराम से हुकूमत नहीं करनी चाहिए। आप भी तो आग लगा के रखते हैं क्योंकि भाई ये अंदर रहेंगे तो तभी है कि भाई अंदर रहेंगे तो बेहतर। यकीन करें, मैं महमूद रशीद साहब मेरे कॉलीग, हम इकट्ठे 2-3 दफा MP रहे हैं, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम। चौधरी एजाज साहब हों या यास्मीन राशिद साहबा हों, हम बड़ा प्यार से इसी तरह टॉक शो भी किया करते थे, इंशाल्लाह करेंगे। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं वो मासूम होते हैं। अगर 19-20 होता है तो ये तमाम चीजें केबल टॉक पर गुफ्तगू होनी चाहिए। प्लीज होल्ड ऑन। ये मामला बेहतरी की तरफ जाने चाहिए और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को आपस में बैठना चाहिए और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो उनका भी रोल है। अब उस रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता जो हकायक हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरी की तरफ आएंगे। ईद के बाद मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह खान साहब या मैं समझता हूँ साद डार साहब और चंद वुज़रा को की इंटरनल एक मीटिंग हुई है, उसमें बेहतरी की तरफ मामला जाने का इंशाल्लाह दिया है। हम समझते हैं कि सबको मिलकर ही रोल प्ले करना है तो ये पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। जैसे 2019 से शहबाज शरीफ ने बताया। अच्छा, मैं राना साहब 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं अहमद साहब से बात कर लूँ।
अहमद रशीद साहब, ये इस वक्त आई तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, काश ये आप लोगों की बातें सुनी जाए, क्योंकि क़यादत की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो प्राइवेट लिमिटेड फर्में हैं, मैं तो सियासी पार्टियाँ बड़ी मादर के साथ मानता ही नहीं, क्योंकि ये वर्कर एक ईंधन होते हैं, ये उसके पार्टी के हों दूसरी के हों, और ना इनके वोटों से कोई वज़ीर आज़म बनता है देखा है मैंने, ना कोई वज़ीर आला बनता देखा है। ये घरों के अंदर अपने फैमिलियों को बनाते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कि ये सिर्फ सवाए इसके कि चापलूसी करनी है या उनकी ताबेदारी करनी है? भाई सियासी जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत में तो ओबामा बन सकता है, पाकिस्तान में नहीं बन सकता यहाँ बंदा। ये बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। ये एक पूरी इस पर डिबेट होनी चाहिए पूरे मुल्क में, और कभी कभार होती भी रहती है मुख्तलिफ टीवी शोज में, मैंने देखा है इस पर बात होती है, लेकिन इससे बाकायदा एक डिबेट होनी चाहिए कि हमारी सियासी जमातों का जो तरीकाकार है वो क्या ऐसे गैर जमहूरी तरीके से चलता रहेगा? हम कहते हैं हम एक जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरी इक़्तिदार चाहते हैं इस मुल्क में, लेकिन हमारी सियासी जमातों में तो जमहूरियत है नहीं, हमारी सियासी जमातों में जमहूरी इक़्तिदार है नहीं। इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के घर के 5 बंदे इक़्तिदार में हैं, खुद चेयरमैन सेनेट है, 3 MN है, एक MP है। मेरी गुजारिश सुने, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, उनके घर के बाकी जो अफराद है वो भी बन जाए, अगर लोग उनको वोट देके मुंतखब करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। वोट तो लेने पड़ते हैं, तो वो आम बंदा खड़ा होकर दिखा दो तो जेल में डालेंगे। मेरी गुजारिश सुनिएगा, मेरी बात मुकम्मल होने में। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जरूरी है कि आप ग्रास रूट से जमहूरियत लेके आए, और वो है आपकी सियासी जमात। सियासी जमात में जब तक जमहूरी इक़्तिदार नहीं पनपेगी तब तक आपके मुल्क में, आपके रवैयों में जमहूरियत नहीं आ सकती। अब हमारी सियासी जमातों पर कब्जा है चंद खानदानों का। वाहिद एक जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। आप देख लीजिए इस दफा पाकिस्तान पूरे में इमरान खान हमारे चेयरमैन है, कोई एक रिश्तेदार मुझे दिखा दे जिसको टिकट तक भी उन्होंने दिया हो, या जिसको कोई अपनी पार्टी का बड़ा ओहदा दिया हो। ठीक है। हमारी जमात में एक आप तनकीद कर सकते हैं कि इलेक्शन हम भी करवा सके आज तक हकीकी मानों में, जो होना चाहिए। हमारे बानी चेयरमैन का विजन है, तो वो हसुल इम्कान चाहते हैं कि जमहूरी इलेक्शन हो जिसके तहत पार्टी के ओहदेदार मुंतखब होकर आगे पार्टी के फैसले करें। लेकिन बदबख्ती ये रही है कि हमारे ऊपर पिछले 2 साल से जो सब खून मारा जा रहा है, उसके बाद हमारी पार्टी ना तो इलेक्शन करवा सकी, ना आज तक खुल के सियासत कर सकी। हमें तो बैन करने की कोशिश की जा रही थी। ये तो अल्लाह ताला है जिसने आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बचाया हुआ है, और हमारे जो साथी आज तक इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनकी वजह से पार्टी आज भी सही सलामत हालत में मुल्क में फैल फूल रही है। और अवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस तरह की खौफ और हिरास की इंतजार में भी जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डाला। तो बात यह है कि अगर आपकी सियासी जमातों में जमहूरियत आएगी तो आपके मुल्क में भी जमहूरियत आ जाएगी। फिर ये जो आप निशानदेही कर रहे थे ना गिलानी साहबान की, या इस तरह के कोई भी दूसरे खानदान जिन्होंने इजारादारी बनाई हुई है जमातों में और ऐवान में, ये उस तरीके से खत्म होगी जब आपकी सियासी जमातों में हकीकी मानों में इलेक्शन होके लोग नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा ही है। ये राणा साहब जाहिर है बेशक बात तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको पता है कि ये तो स्टूडेंट वर्कर थे, लीडर थे, और आप लोग भी इस तरह ही हैं। और आप जुर्रत कर सकते हैं कि आप बाकायदा तौर पर मुकाबले में अगर आपको लोग वोट देना भी चाहें तो खड़े होकर बाजू ही खड़ा कर लें। देखें, मुझे दूसरी जमातों में क्या रवाज है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करता, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करता हूँ। 2013 में आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में पहली जमात थी जिसने हकीकी मानों में अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक़िद किए। लेकिन बदबख्ती ये है कि हम सियासी तौर से अभी नाबाले गए। हमारे मुल्क के जो अवाम है, लोग हैं, सियासी कारकुन है, मेरे ख्याल से सियासी बलूगत अभी इनमें नहीं है। वो एक ऐसा अमल था जिससे हकीकी मानों में कारकुन को एम्पावर किया जाना था, कारकुन को बाइख्तियार किया जाना था। ठीक है, आपका पॉइंट है वो आ गया अहमद साहब। अच्छा राना रशीद साहब, लास्ट बताइए कि आप ये 100 दिनों में आपने काफ़ी डंडोरची भी रखे हुए हैं, स्पोक्समैन बताते हैं जी बड़ा कुछ हो गया है, तो ख़ास बात बताइए क्या हुकूमत की कारकर्दगी आपने इन दिनों में क्या किया? 300 यूनिट वाला भी मसला रह गया, और फिर ज़िम्मेदारों को जो आपने यानी कि सब्सिडी गंदम की देनी थी ग्रोवर्स को,
वो भी नहीं दे सके। हाँ, डीजल पेट्रोल तो फेडरल गवर्नमेंट करती है, आपने क्या किया सर, ज़रा बता दें, आवाम ज़रा पता उनको चल जाए। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद की खुशी के मौके पर आपका भी मशकूर हूँ, आपके चैनल का भी, और इंतहाई अदब से ये करना चाहता हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले मीटिंग की थी बजट से पहले, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब राना सनाउल्लाह खान साहब, असाद डार साहब, साद रफीक साहब और चंद और लोग थे, वहां ये फैसला हुआ था कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने IMF के साथ भी मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात भी कामयाब करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मुज़ाकरात का नतीजा है कि आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 77,000 से 77,000 से क्रॉस कर चुकी है। ये 76 साल का रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले स्केल से लेकर 17 तक जो अल्हम्दुलिल्लाह 25% तनख्वाह बढ़ाई है, और जो 16 से 22 तक उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह 20% तनख्वाह में इजाफा किया है अमली तौर पर, और पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा को ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो नवाज साहब की डायरेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर, उसके मुताबिक काम किया है। लेकिन हमने आगे की तरफ जाना है। हमने 400 अरब से जायद एग्रीकल्चर को, जिमींदार को सब्सिडी, किसान कार्ड देने का फैसला किया है। 10 अरब के हमने स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप देने का फैसला किया है। और उसके साथ साथ 670 अरब एजुकेशन का बजट रखा है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला एजुकेशन बजट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 670 अरब रुपया, प्रायोरिटी नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 590, ये हेल्थ और एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 670 और 580 अरब रुपए दोनों को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखकर ये चीज साबित की है। और जो फील्ड हॉस्पिटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो 52 थे वो 100 के करीब हमने करने का फैसला कर लिया कि जहां अस्पताल नहीं है ये फील्ड हॉस्पिटल जाएंगे, और वो गाड़ियां जो वहां अल्ट्रासाउंड भी होगा, गरीबों को मुफ्त मेडिसिन हमने देने का फैसला किया है। और उसके साथ साथ सोलर पर जो ट्यूबवेल है वो जिम्मेदार को अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। जो ग्रीन ट्रैक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 70 और कुछ ज़रीरात उन पर 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है। जो बीज हैं उनको फ्री और कुछ को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। उसी तरह मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ टूरिज्म को प्रमोट किया गया है और माइनॉरिटी के लिए स्पेशल फंड बढ़ाया गया है। और आप और मैं जिनके सिफारिशी, जहां मेरे पास इंफॉर्मेशन कल्चर था, तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके फंड में अल्हम्दुलिल्लाह 4 गुना इजाफा कर दिया गया है। वो 4 से 5 अरब रुपए उनको स्कॉलरशिप की शक्ल में उनको घर बैठे हुए दिया जाएगा। और उनके साथ साथ जो मीडिया पर्सन है अल्हम्दुलिल्लाह उनको अकोमोडेट किया गया है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो आज रोटी 14 रुपए की, 12 रुपए की मिल रही है फील्ड में, जो 20 रुपए की थी, जो नान 30 रुपए का था, आज वो 20 रुपए और 18 रुपए का नान मिल रहा है। आप यकीन करें, मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जो चावल 350 रुपए का किलो था, आज 250 रुपए में वो चावल बनास्पति का और कर्नल का 250 रुपए केजी मिल रहा है फील्ड में। उसके साथ साथ जो घी 570-80 रुपए, वो भी अब 460, 450, 480। राना साहब आज की इतनी खुशी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बहुत माशाल्लाह ठीक है। आवाम को अगर रिलीफ मिलता है तो आपको गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी बिला वजह तनकीद बनती नहीं है। लेकिन ये ज़रा ये ईद पर लोग वापस जा रहे हैं, तो आपने डीजल पेट्रोल कम किया है, किरायों में गवर्नमेंट कमी नहीं करवा। बिल्कुल, ये बात जो आपने की, चीफ मिनिस्टर ने आर्डर जारी कर दिए तमाम DCO कमिश्नर का और RTA सेक्रेटरीज को किरायों में जो रिड्यूस किए हैं उन पर अमल किया जाए। और जो अमल नहीं करेगा वो गाड़ियां भी बंद होंगी और उन पर मुकदमात भी दर्ज होंगे, ओवर चार्जिंग के। ये पॉइंट आपका बड़ा जानवर है, मैं बिल्कुल आपके साथ, और इस पर मैं भी इंशाल्लाह अमल करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच।
नाज़रीन, आप प्रोग्राम के बाद हम आते हैं इसी मौजू पर शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस तरह बातें हो रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट के जो इस वक्त DCC कमेटी के मेंबर हैं राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो इतनी शानदार गुफ्तगू कर रहे थे, लगता है कि हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है और आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हमारे साथ मौजूद हैं हसन ज़ियाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन भी, अपना भी प्रोग्राम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन ज़ियाद साहब, इस वक्त ज़ाहिर है आज भी रऊफ़ हसन जो स्पोक्समैन है PTI को, उन्होंने कहा है कि भाई अचकज़ई साहब, अगर महमूद अचकज़ई साहब कोई मुज़ाकरा करना चाहते हैं तो अपने तौर पर कर लें, लेकिन हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वजह उन्होंने ये बताई है कि कौन इस वक्त हुकूमत कौन कर रहा है। सवाल तो बनता है कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब डिफेक्टो वज़ीर-ए-आज़म का शायद किरदार अदा कर रहे हैं, शायद इससे भी ऊपर। वजह यह कि आपने देखा कि उनकी जो गैर मुल्की सरगर्मियाँ थीं, पोप जॉन को मिले, वेटिकन सिटी बहुत बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को, और टिकर परसों चलते रहे कि अवान सदर में मोहसिन नकवी साहब की आमद हो गई है और फजलुर रहमान साहब से मिले। यानी हुकूमत में तो वज़ीर-ए-आज़म ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं। तो ये फिर PTI का ये दावा किसी हद तक किस तरह आप लेते हैं कि किससे बात की जाए? देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। PTI की जो ऑफर है अचकज़ई साहब को, इन्होंने खुद ही की थी। चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा जी कि मैं तैयार हूँ। अच्छा, उससे पहले ये तैयार नहीं थे, ये कहते थे हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। और सदर साहब का जो साहब सदर साहब आरिफ अलवी साहब का, उनका भी बयान आया कि जी इनसे कोई फायदा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल जमातों की तरफ चले गए। तो मुझे याद है कि उस प्रोग्राम में मैंने बात की कि अब अचकज़ई साहब को इन्होंने मैंडेट तो दे दिया है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उनका अगर थोड़ी सी आप हिस्ट्री देखें तो उनके अपने ही लोग, जिसमें मुरब्बा साहब थे और बैरिस्टर साहब हैं, बहुत दफा वो कोई कोशिश करते हैं कि जाके रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, तो इन्हीं से वो मैंडेट लेके जाते हैं। लेकिन पीछे से इमरान खान साहब को ऐसा बयान दाग देते हैं कि वो सारी की सारी जितनी भी गुफ्तगू हुई होती है या जितनी भी पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन की तरफ चीजें जाती हैं, वो सारी धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। तो ये इसी तरह की सीन अब फिर दोबारा हुआ। एक तरफ अचकज़ई साहब को, दूसरी तरफ हसन ज़ियाद साहब को आग ठंडी कोई नहीं होने दे रहा। वजह यह कि चलो कम तर इख्तियार चाहिए, और परसेप्शन भी बिल्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को बाकायदा तौर पर स्क्रू करके चला रही है, इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं। मसला यह है कि छोटे छोटे वर्कर कन्वेंशन जब होते हैं, इतना तो सूबाई हुकूमत नहीं नॉर्मल हालात में थोड़ा सा इसको कम से कम गिरफ्त को ढीली कर सकती है कि चलो सांस तो किसी को बंदा लेने दे। तो ये बात तो ये भी नहीं आती। इकबाल शाह साहब, इसमें देखें कि इमरान खान साहब जो है या PTI का जितना कल्चर है बुनियादी तौर पर, या उनका गवर्नमेंट में आने का जो भी तरीकाकार है, या जिस तरह वो आए, वो मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है और किसी ये ढकी छुपी बात नहीं, ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको इक़्तिदार में लेकर आई और उसी तरह लेकर आई। मतलब मैं बताता हूँ, जिस तरह भुट्टो साहब को इक़्तिदार में लेकर आई और नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लेकर आई, उसी तरह ये इमरान खान साहब को लेकर आई। और ये बाजवा साहब के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, लेकिन बहरहाल किसी वजह से जब इनके इख्तिलाफात पैदा हुए और ये बाहर आए, तो उसके बाद भी ये इसी तरह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही के से नाराज इनसे होकर जब इन्हें छोड़ा है, तो वो कहते हैं ना लव एंड हेट वाला ताल्लुक है। लेकिन अब ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही आना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये नजर आता है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जब इस तरह की सिचुएशन होती है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल जब हम आमतौर पर 2018 को यानी अप्रैल 2022 को बराबर ही कर लेते हैं, 24 के इलेक्शन को भी बराबर ही कर लेते हैं। आपने देखा कि 2018 में ये बात दुरुस्त है कि जाहिर है वो कुछ चीज़ें ऐसी बाकायदा हुई और फिर BAP और मुस्लिम लीग काफ को भी मिलाया गया और फिर सिस्टम भी बैठा, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जारी थी, यानी कि बैनरिंग भी हो रही थी और जलसे भी हो रहे थे। यहाँ तो आपने उसका मवासलत नहीं बनती, यानी उतने ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो भी था तो ये भी था, यानी ये तो बिल्कुल ही नहीं था ना। मैं इसी मुवासलत को कह रहा हूँ कि ज्यादतियां जब एस्टेब्लिशमेंट ने किसी जमात के साथ की, इससे सबसे पहले भुट्टो साहब की मिसाल लें कि जब वो एस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई, लेकिन जब इख्तिलाफात पैदा हुए तो भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे। उस वक्त के जो 9 सितारे थे उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और स्टोरीज यही है, ऑनलाइन कट गई, आपने वो किताबें पढ़ी होंगी। इसमें लिखा गया कि आखिरी वक्त के अंदर मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और फौज ने जो है मुल्क में माशाल्लाह लगा दिया। इसी तरह अगर आप नवाज शरीफ साहब के साथ आए तो उनका भी ये सारा इशू बना और फिर वो उन्हें जिला वतनी काटनी पड़ी। आसिफ अली जरदारी साहब, मतलब आज लोग ये कहते हैं जी इमरान खान साहब बड़ी लंबी जी कैद काट दी है, तो मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि
कि पीटीआई के लोग उन पर बड़ी करप्शन के इल्जाम लगाते हैं कि जनाब बड़े चोर हैं, डाकू, इस तरह की बातें उनके बारे में करते हैं। लेकिन देखें 14 साल उन्होंने भी कैद काटी। लेकिन मुझे एक वक्त भी बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल में बैठ के ये बयान दिया हो कि मैं फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, या मेरे मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी के फौज के साथ होंगे। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये अलग बात है, लेकिन यहाँ ये चक्कर है, पीटीआई का जो कल्चर है वो ओपनली बात कर रहा है। मतलब अभी इमरान खान साहब ने कोई आसिफ अली जरदारी साहब वाली कैद नहीं काटी, लेकिन बड़ी सहूलतें भी उन्हें जेल के अंदर। अच्छा, ये हमने क्योंकि इसको वाइंड अप भी मुख्तलिफ सवाल पर करना है कि आप समझते हैं कि मुख्तलिफ इस वक्त पाकिस्तान में 4 किस्म के यानी ये मजबूर लोग पाए जा रहे हैं। एक तो ये हैं जिनके ऊपर मुबैना तौर पर ही सही यानी उनके ऊपर बड़ी सज़ाएं थी जो माफ़ हुई, अभी भी उसी कलच्चे में है कि किसी वक्त भी रीइंस्टेट हो सकता है। वो एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन ही देनी है ना, अगर नाराज़गी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए तो। दूसरे हैं जो इस वक्त यानी आप कह सकते हैं कि वो पीटीआई है, वो इंतकामी निशाना बनी हुई है। तीसरे इंट्रीगर्स हैं जो इस चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अमन कायम नहीं होना दे रहे। वो आप समझते हैं फेडरल मिनिस्टर भी हैं, इवन दैन के पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। ये लोगों को सूट करता है लड़ाई, और ये लड़ाई वाला एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल है विद द क्राइम्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा इकबाल शाह साहब, ये जो जहाँ तक आपके मोहसिन नकवी साहब की जो आप बात करते हैं, मेरा ख्याल है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक लगता है कि जिस तरह वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं। अच्छा, उनकी मिनिस्टर ने इंटीरियर किया तो कभी वो लेस्को के इशू में गए हुए हैं और कभी वो कोई और इश्यूज में पहुंचे होते हैं, हालांकि वो उनकी डोमेन ही नहीं है। तो उनकी जो ट्रेनिंग है, जिस तरह सीएम से फिर पीसीबी के भी आपको पता है चेयरमैन, और फिर इधर भी जिस तरह को उन्हें नवाजा गया, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कम लोग होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के वो स्ट्रॉन्ग सिर्फ अकेले नहीं है। आप देखिए आजम नजीर तारड़ साहब हैं, क्या ये सुलह होने देंगे या इस तरह के जो लोग सुलह नहीं है, वो बेसिकली आप ये समझे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की तैयारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो जिसको करवा रही है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। इसीलिए देखें ना, मरियम नवाज साहबा बहुत सारे जो अफसरान की जो जिस तरह वो चाहती हैं या उनकी नहीं चाहती ट्रांसफर हो, तो वो उसमें वो करवा के उसमें कामयाब है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपके जो डीआईजी जो हैं अली रिजवी साहब जो इस्लामाबाद में जाके आईजी लग गए, वो क्या है वो मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब जो है इस वक्त डॉक्टर उस्मान, और ये उनकी बड़ी गुड बुक्स में है। तो इनकी जितनी भी नौकरियां या प्राइज पोस्टें मिल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की तरफ की वजह से है। और इसमें शहबाज शरीफ साहब भी बेबस नजर आते हैं, और इसमें जो है मरियम नवाज साहब भी बेबस नजर आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इसमें जो आपका वो जो बातचीत की बात है, देखिए पोलिटिकल जमातों से मुज़ाकरात करती हैं नहीं, लेकिन मुज़ाकरात का एजेंडा तो प्रिलिमिनरी आपने देखा कि कई चीज़ें सेटल हो चुकी होती हैं। मसलन अब ये है कि उनका जो मुतालबा है 180 वाला है, वो ये तो कह सकते हैं कि मसलन सपोज जिनके ऊपर ये शक है या उस ऊपर किसी ने अदालत में गया हुआ है, उन सीटों को एक तरफ रखें जब फैसला हो। बाकी चीज़ें एक अपने सामने जब आप और मैं बैठते हैं तो आपकी पावर कितनी है कि आपको कितनी यानी कौम ने वोट दिए हैं, आप किस पोजीशन में हैं, वो पोजीशन वाज़िया करें। वो उनका तो मानना सिर्फ ये है कि ये तो सारा रिगिंग भी नहीं है, ये तो बिल्कुल बुलडोज करके बैठे हुए हैं लोग। देखिए पता क्या चक्कर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर पहले इलेक्शन 2018 के देखिए तो 4 हल्कों से फिर वो पता नहीं 35-36 हल्के, ये उनका ट्रेंड जो है ना पीटीआई का, वो है मैं ना मानू धांधली का शोर मचाते हुए चले जाना। लेकिन उनके पास हकायक नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। एक कंपेन वो बड़ी भरपूर करते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं बस जैसे सारा पाकिस्तान उनके साथ है। सारा पाकिस्तान उनके साथ नहीं है, हर पार्टी का अपना एक चंक है। आप पॉलिटिकल कल्चर में होते हैं, आपको दूसरे के मैंडेट को भी एहतराम करना चाहिए। दूसरे के मैंडेट को आप ये कहें जी वो है ही नहीं और सिर्फ हम हैं, तो मैं कहता हूँ फॉर्म 45 या 47 की जो बातें करते थे इलेक्शन कमीशन में जाके अप्रूव करते, वहां ये जाके पता चला कि जो फॉर्म 45 ये दिखा रहे हैं बहुत सारे केसेस के अंदर वो भी जाली निकले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह तो चीजें करेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा, अब ये मुदाखलत पर बात करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट रह ना जाए कि आप देख रहे हैं कि जो सरगोदा में वाक़या हुआ कि अपोजिशन लीडर वहाँ सारा दिन बैठे रहे, फिर उनकी बेल भी प्रेशराइज करके यानी रिजेक्ट कर देगी। जो फिर उन्होंने जाके कौमी असम्बली में तकरीर की, आपके सामने है एजेंसियों का किरदार। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खुल के कहा है कि अब एनफ इज़ एनफ। क्या ये आखिरी जंग है? इसमें क्या होगा? क्या ये सैट आप समझते हैं हो जाएगा? देखिए पीटीआई की मुश्किलात बहुत ज्यादा है, पहले से अंडरस्टैंड नहीं, मैं तो चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ जी। मैं चीफ जस्टिस देखिए ना, कोर्ट्स के अंदर भी एक नई रिफ्ट चल रही है। यहाँ पर ये बात की जाती है कि कुछ ऐसे जजेस हैं कि आपकी जुडिशरी भी डिवाइडेड है, कुछ को
आप यहाँ कहते हैं जजेस जो पीटीआई की जो है वो पसंद करती है पीटीआई को और उसके मुताबिक फैसले देती है, कुछ कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पर देती है। तो यहाँ आपकी जो कोर्ट्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं, अंदर से आपकी जो ये लफ्ज़ डिवाइडेड तो है, वो तो जाहिर है चीफ सुप्रीम कोर्ट में डिवाइडेड है, सबको पता है। लेकिन वजह ये है, हम बात ये कर रहे हैं क्या 6 जजों ने खत नहीं लिखा? क्या मोहसन जो कियानी साहब हैं वो भी आप सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बयान सुन रहे हैं, सरगोदा जज ने रोते हुए कहा कि ये बात है, और औरंगज़ेब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ना उन्होंने भी कहा है। वजह यह है कि ये जो मदाखलत है किसी दुनिया के किसी मुल्क में होती है, और ये किस तरह से अच्छा, मैं आप ये जो जजेस की करते हैं वो बात आपकी ठीक है कि 6 जजेस ने आपका जो लेटर लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आप जरा मुझे ये बताएं ना इकबाल शाही साहब के वो किसका रेफरेंस दिया? उन्होंने जिस जज का रेफरेंस दिया वो वही जज हैं जिनको जो जब रिजाइन लिया गया, जिनको भी बहाल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहाल किया गया, वो वही जज हैं जिन्होंने ये केस उठाया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुझे एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालती है कि इनके खिलाफ फैसला दूं, तो मैंने फैसला नहीं दिया। उन्होंने जो आगे केस पकड़ा था वो तो पकड़ा था मियां नवाज शरीफ साहब का कि एस्टेब्लिशमेंट, मुझे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उनको ये दबाव लाती थी कि नवाज शरीफ को सजा दें, तो उसी को अगले 6 जजेस ने किया। तो उस वक्त जब वो जो फैसला दिया था उस वक्त यहाँ एस्टेब्लिशमेंट करती थी, उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी। आप थोड़ा ये अंडरस्टैंड करें कि जो जज है जिसको रेफरेंस ये अपने लेटर में देते हैं, वो जज वही है जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ता है कि जी मुझ पर ये दबाव डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ को सजा दी जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंपली ये नहीं है कि ये आज ये दबाव आया है, ये इंटरफेरेंस हुई है, ये पीटीआई के दौर में फिर उसी तरह थी, क्योंकि जिस जज का ये रेफरेंस दे रहे हैं वो तो नवाज शरीफ साहब के मुताल्लिक बात कर रहा था। तो अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त की जो सूरत हालत, ये बहुत बड़े हकायक हैं कि यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल आपकी जो एजेंसियां उसमें रोल प्ले कर रही हैं और फैसलों पर असरअंदाज होती है। वो पीटीआई के दौर में भी भुट्टो साहब को फांसी ऐसे ही हो गई थी। संजय साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे पाकिस्तान टुडे। उम्मीद है फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और कल के लिए नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।